पेशे खिदमत है कहानी अंबर नाग मारिया के किस नंबर 60 का पहला हिस्सा। मारिया दरवाजे की दर्ज में से चौकीदार को देखती रही। उसके दोनों हाथ आगे को उठे थे, आंखों में वशियाना चमकती, गर्दन के जख्म पर से खून टपक रहा था और नोकीले दांत होठों से बाहर निकले हुए थे। मारिया को यकीन था कि उसे मारिया के जिस्म की बू मिल गई है और वो उसी की तरफ बढ़ रहा है। मारिया को यह भी मालूम था कि चूंकि वो नजर नहीं आती इसलिए चौकीदार उस पर हमला नहीं कर सकता। उसने दरवाजे की कुंडी खोल दी। चौकीदार अब दरवाजे के करीब आकर खड़ा हो गया। उसने हाथ आगे बढ़ाकर दरवाजा खोल दिया। वो अंदर आ गया। कुछ देर वो खड़ा सामने आतिशदान की तरफ तकता रहा जिसमें हल्की हल्की आग जल रही थी। मारिया चुपके से कमरे से बाहर निकलकर खड़ी हो गई। चौकीदार ड्रैकोला कमरे में मारिया को सूंघ सूंघ कर तलाश करता रहा। मारिया उसे कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। वो कमरे से बाहर निकल गया। मारिया ने कमरे में वापस आकर दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और बिस्तर पर लेटकर मोमबत्ती गुल करके सोने की कोशिश करने लगी। वो बहुत थक गई थी। उसे बहुत जल्द नींद आ गई। चौकीदार ड्रैकोला, जिसको अब हम खूनी चौकीदार कहेंगे, मारिया के कमरे से नाउमीद होकर किले की सीढ़ियां उतरकर डेवड़ी में आ गया। यहाँ उसने अपनी कोठरी में झांक कर देखा, फिर उसी तरह हाथ आगे बढ़ाए, डरावने अंदाज में चलता आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाता किले के साथ वाली बस्ती की तरफ रवाना हो गया। रात अंधेरी थी। आसमान पर सितारे चमक रहे थे। सर्दी शदीद पड़ रही थी। बर्फ अभी तक दरख्तों पर जमी हुई थी और दूर किसी गिदड़ के चिल्लाने की आवाज आई जिसने रात की फिजा को और ज्यादा दहशतनाक बना दिया। चौकीदार कब्रिस्तान की टूटी हुई दीवार के पास आकर रुक गया। कब्रिस्तान में उसे किसी के लंबे लंबे सांस लेने की आवाज सुनाई दे रही थी। खूनी चौकीदार ने कान लगाकर आवाज को गौर से सुना और फिर बस्ती की तरफ चल पड़ा। सर्दी की धुंधली कोहर की चादर ओढ़े बस्ती के गरीब लोग अपने बंद कमरों में दुबके गहरी नींद सो रहे थे। कहीं कहीं किसी रोशनदान या खिड़की में से मोमबत्ती की धीमी धीमी सी रोशनी बाहर ठिठरी फिजा में आकर कांपती महसूस हो रही थी। खूनी चौकीदार बस्ती की तंग सी पथरीली सड़क पर आकर रुक गया। कोने में एक लैंप रोशन था। गली में धुंध फैली थी। गीदड़ दूर कब्रिस्तान में चिल्लाया। उसकी आवाज सुनकर किसी दरख्त की खो में बैठा हुआ उल्लू बोल पड़ा। उन आवाजों ने कब्रिस्तान और बस्ती की फिजा पर खौफ सतारी कर दिया था। खूनी चौकीदार मकानों की बंद खिड़कियों और दरवाजों के करीब से होकर गुजरने लगा। एक मकान की खिड़की बदकिस्मती से खुली रह गई थी। घर वाले अंदर से चटखनी लगाना भूल गए थे। खूनी चौकीदार उस खिड़की के पास आकर रुक गया। जाने उसे क्यों के शक पड़ गया था कि यह खिड़की खुली है। उसने खिड़की के पट को जरा सा दबाया, वो खुल गया। खूनी चौकीदार ने अपना भयानक दांतों और सुर्ख आंखों वाला सर अंदर डालकर देखने की कोशिश की। कमरे में अंधेरा था। रोशनदान में से सितारों की हल्की की रोशनी अंदर आ रही थी। खूनी चौकीदार दबे पांव खिड़की में से अंदर आ गया। वो दीवार के साथ लगकर खड़ा हो गया और अंधेरे में देखने की कोशिश करने लगा। उसने सितारों की हल्की नीली रोशनी में देखा कि एक औरत पलंग पर गहरी नींद सो रही है। लिहाफ उसके कंधों पर से नीचे खिसक चुका था और उसकी सफेद सफेद गर्दन चमक रही थी। ड्रैकोला का चेला चीनी खूनी चौकीदार उसी सफेद गर्दन की तलाश में था, जिसको देखकर उसकी सुर्ख आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। वो आगे बढ़ा, दबे दबे पैर उठाता उस सोई हुई औरत के बिस्तर के पास पहुंचकर उसने अपना स्याह लिबादा इस तरह फैला दिया कि सोई हुई औरत का सारा जिस्म उसमें छुप गया। उस काले लिबादे में से तेज किस्म की बू निकलने लगी। उस तेज बू की वजह से उस सोई हुई औरत पर मदहोशी सी तारी हो गई। अचानक औरत ने आंखें खोल दी। नीम अंधेरे में उसने अपने ऊपर झुका हुआ भयानक चेहरा और सुर्ख खून से भरी हुई आंखें देखी तो उसका दिल उछलकर उसके हलक में आ गया। सहमी हुई औरत ने जोर से चीख मारनी चाही मगर उसका हलक खुश्क था। उसे अपने जिस्म में जान महसूस नहीं हो रही थी। उसका जिस्म पत्थर बन गया था मगर वो खुली आंखों से एक खौफनाक बला को अपने ऊपर झुके हुए देख रही थी। उसके होंठ खौफ से कुपकुपाने लगे। खूनी चौकीदार ने अपने नोकीले दांत औरत की गर्दन पर रखकर दबा दिए। नोकीले दांत नरम नरम गरम गरम गर्दन की रेशमी गोश्त में अंदर धंसते चले गए। अब उस खूनी बला ने बड़े सुकून के साथ औरत का खून पीना शुरू कर दिया। बेचारी औरत पर लर्जा तारी था। जो जो खून उसके जिस्म से निकल रहा था उस पर बेहोशी छा रही थी और फिर वो बेहोश हो गई और खूनी चौकीदार उसके बदन से बराबर खून चूसता चला गया। काफी देर बाद जब उसने अपना मुंह पर उठाया तो उसके दांतों से खून टपक रहा था और उसके होंठ सुर्ख थे। वो बहुत खुश था। उसने औरत के जिस्म का तकरीबन आधे से ज्यादा खून बचा लिया था। उस पर मस्ती छा रही थी। लिबादा लपेट कर वो पलंग से अलग हुआ। कदम कदम चलता खिड़की के पास आया। खिड़की से बाहर छलांग लगाई और एक फातिहाना चीख मारी और कब्रिस्तान की तरफ गायब हो गया। चीख की खौफनाक आवाज से घर वाले जाग पड़े। उन्होंने मोमबत्ती रोशन की, देखा कि खिड़की खुली है और औरत की गर्दन से खून बह बह कर बिस्तर और लिहाफ में जज्ब हो रहा था। उन्होंने औरत को होश में लाने और खून बंद करने की कोशिश की मगर ऐसा ना हो सका। मोमबत्ती की रोशनी में औरत का चेहरा सफेद पड़ रहा था। उसकी नब्ज डूब रही थी। उसके बदन का खून खत्म हो चुका था। थोड़ी देर बाद औरत मर गई। कब्रिस्तान की जानिब से ठीक उसी वक्त एक भयानक चीख की आवाज सुनाई दी। सारी बस्ती पर सन्नाटा छा गया।
लोग लिहाफों में सिमट गए। किसी में इतनी जुर्रत नहीं थी कि घर से निकलकर कब्रिस्तान में जाकर ये मालूम करने की कोशिश करता कि ये चीख किसकी थी। सुबह हर तरफ शोर मच गया कि बस्ती की एक औरत रात को मर गई है और उसकी गर्दन से खून निकल रहा था। कोई दरिंदा सिफ्त रातों रात आकर औरत की गर्दन से खून निकालकर पी गया है। मारिया ने यह खबर सुनी तो समझ गई कि यह सारी कारस्तानी उसी खूनी चौकीदार की है। किले में से चौकीदार गायब था। अब किला बिल्कुल सुनसान हो गया था। वहां सिवाय मारिया के दूसरा कोई नहीं था। मारिया दिन को किले से निकलकर कब्रिस्तान में आकर खूनी चौकीदार को तलाश करने लगी। उसने काउंट ड्रैकोला की कब्र जाकर देखी। कब्र उसी तरह ऊपर से खुली थी, मगर ताबूत बड़ी मजबूती से बंद था। उस पर बर्फ और मिट्टी ने मिलकर कीचड़ सा बना दिया था। करीबी कीचड़ पर किसी इंसान के कदमों के निशान बने थे। ये निशान यकीनन खूनी चौकीदार के ही थे, मगर वो कहीं नजर नहीं आ रहा था। जरूर वो किसी दूसरी कब्र में गायब हो गया था। मारिया ने दिल में फैसला कर लिया था कि वो इस खूनी चौकीदार से बेगुनाह औरत के खून का बदला जरूर लेगी। वो रात का इंतजार करने लगी। उसे मालूम था कि खूनी चौकीदार रात के वक्त अपने शिकार की तलाश में बस्ती की जानिब जरूर आएगा। जब रात आधी से ज्यादा गुजर गई तो मारिया ने गर्म कपड़े पहने और किले में से निकलकर बस्ती में आ गई। सर्दी और अंधेरे में बस्ती वीरान नजर आ रही थी। लोग एक औरत का खून हो जाने के बाद जल्दी अपने अपने घरों के केवाड़ बंद करके बिस्तरों में घुस गए थे। उन्होंने रोशनियां भी गुल कर दी थी। किसी घर की खिड़की या रोशनदान पर रोशनी नहीं हो रही थी। कुत्तों ने भी डर के मारे भौंकना छोड़ दिया था। मारिया के मकान के कोने पर आकर रुक गई। ये मकान बस्ती के शुरू में था। यहाँ से कब्रिस्तान की दीवार सामने नजर आ रही थी। मारिया का ख्याल था कि खूनी चौकीदार इस दीवार से कूदकर कब्रिस्तान से निकलेगा। मारिया को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। थोड़ी देर बाद ही उसने एक साए को कब्रिस्तान की दीवार पर से उभरते हुए देखा। वो चौकन्नी हो गई। ये खूनी चौकीदार का साया था। वो अपने स्याह लिबादे में मलबूस दोनों हाथ आगे किए किसी नए शिकार की तलाश में कब्रिस्तान में से निकलकर बाहर आ रहा था। मारिया ने अपने कपड़ों में एक तेज नोकीली छुरी छुपा रखी थी। साया उसकी तरफ बढ़ने लगा। खूनी चौकीदार बस्ती के सुनसान मकानों की तरफ आ रहा था। मारिया होशियार हो गई। खूनी साया अचानक जमीन से बुलंद हो गया। मारिया ने देखा कि यह साया उसके ऊपर से उड़ता हुआ बस्ती की तरफ जाकर पुराने मकानों की छतों के पीछे गायब हो गया। ये मंजर देखकर मारिया भी हैरान हो गई। ये बला तो उड़ने भी लगी। ये ज्यादा खतरे की बात थी। मारिया ये मालूम नहीं कर सकती थी कि आज की रात खूनी बला ने किस औरत को अपना शिकार बनाया है। फिर भी वो तेज तेज कदमों से चलती हुई बस्ती के मकानों के बंद दरवाजों के करीब आई और एक एक मकान की खिड़की से लग कर देखने लगी कि वो खूनी चौकीदार के इस घर में घुसने की कोशिश कर रहा है। वो एक मकान के आगे से गुजर रही थी कि उसने एक हल्की सी चीख की आवाज़ सुनी। मारिया ने जोर से दरवाजे को धक्का दिया। दरवाज़ा अंदर से बंद था। वो लपक कर खिड़की की तरफ आ गई। खिड़की भी बंद थी। मारिया ने खिड़की के शीशे के साथ मुंह लगाकर देखा। एक छोटा सा कमरा था। कोने में पुरानी गोल मेज पर एक मोमबत्ती जल रही थी। उसकी मध्यम रोशनी में एक औरत अपनी गर्दन पर दोनों हाथ रख के पीछे हट रही थी। उसके सामने खूनी बला अपने दोनों बाजू फैलाए उसकी तरफ बढ़ रही थी। औरत कांप रही थी। मालूम हुआ कि उस घर में दो और फर्द भी हैं जो अपने अपने बिस्तरों पर बेहोश पड़े थे। मारिया को इस बात का शिद्दत से एहसास था कि अगर उसने ज़रा देर कर दी तो ये खूनी चौकीदार उस औरत को भी बेहोश करके उसकी गर्दन में अपने दांत गाड़कर उसका सारा खून पी जाएगा और औरत हलाक हो जाएगी। उसने खिड़की को जोर से धक्का दिया। अंदर से खिड़की की चटखनी टूटकर गिरी और खिड़की खुल गई। चौंक कर खूनी बला ने पीछे देखा। हवा की वजह से खुली खिड़की का पट झूल रहा था, मगर इंसान कहीं नजर नहीं आ रहा था। अंदर कौन आया है? ये खिड़की की चटखनी किसके धक्के से टूटकर गिरी है? ये ख्यालात खूनी चौकीदार के दिमाग में आ रहे थे। औरत ने भी रहम तलब निगाहों से एक बार खिड़की की जानिब देखा। उसका ख्याल था कि शायद कोई उसे बचाने आ पहुंचा है, लेकिन वहां तो कोई भी नहीं था। बेचारी औरत नाउमीद हो गई। उसने सर झुका लिया। उसे मौत अपनी सामने नजर आ रही थी। खूनी चौकीदार को जब यकीन हो गया कि अंदर कोई नहीं आया बल्कि ये खिड़की हो सकता है हवा के जोर से खुल गई हो, तो वो इत्मीनान से अपने शिकार की तरफ मुतवज्जह हुआ। उसने आहिस्ता आहिस्ता अपना लिबादा औरत के ऊपर फैला दिया। वो उसे अपने लिबादे की तेज बू से बेहोश कर देना चाहता था ताकि बाद में अपने शिकार का खून आसानी से पी सके। औरत ने अपनी गर्दन पकड़ ली। उसके गले से खर खर की आवाज़ निकलने लगी। अब उसका सर झूल रहा था। वो बेहोश होने वाली थी। खूनी चौकीदार ने एक हल्का सा कहका लगाया जिसमें गुर्राहट भी शामिल थी। मारिया ने छुरी निकालकर अपने दाएं हाथ में मजबूती से थाम ली। वो कदम कदम खूनी बला की तरफ बढ़ने लगी। खूनी चौकीदार ने अब औरत को अपने लिबादे में छुपा लिया था। औरत पलंग पर बेहोश होकर गिर पड़ी थी। खूनी चौकीदार अपने नोकीले दांत लिए उस पर झुक गया। करीब था कि वो अपने नोकीले दांत बेगुनाह औरत की गर्दन में खुबोकर खून चूसना शुरू कर दे कि अचानक उसे अपना निचला धड़ बेजान होता महसूस हुआ। एक शदीद टीस उसकी कमर से उठी जिसकी लहर उसके दिमाग में दौड़ गई। मारिया ने अपनी पूरी ताकत से छुरी खूनी बला की पीठ में घोंप दी थी, जिसने उसकी रीढ़ की हड्डी को एक जगह से तोड़ दिया था। दूसरा वार मारिया ने उसके सीने के पीछे बिल्कुल दिल के करीब किया। छुरी और अंदर तक चली गई।
मारिया ने हाथ खींच लिया। छुरी खूनी बला के जिस्म में रह गई। खूनी चौकीदार ने कोई चीख न मारी। वो लड़खड़ा कर पीछे गिरते गिरते फिर संभल कर खड़ा हो गया। गजब के आलम में लिबाता उठाकर उसने पीछे देखा। पीछे कोई भी नहीं था। वो गुर्राया, तड़पा, लड़खड़ाया, फिर लड़खड़ाता हुआ खिड़की की तरफ बढ़ा। वो खिड़की में आकर खड़ा हो गया। अब उसके मुंह से एक ऐसी चीख की आवाज़ निकली जिसे सुनकर बच्चे भी जाग कर रोने लगे। बस्ती के कुत्तों ने भौंकना शुरू कर दिया। खूनी बला ने खिड़की से बाहर छलांग लगा दी। छलांग लगाने के बाद वो ज़मीन पर नहीं गिरा बल्कि हवा में उड़ने लगा। उसकी उड़ान में भी लड़खड़ाहट थी। वो कभी नीचे आता और कभी ऊपर को उठ जाता और कभी एक तरफ को झुके झुके झूल जाता। मारिया खिड़की में खड़ी उसे देख रही थी। खूनी बला कब्रिस्तान की दीवार के पार दरख्तों में गुम हो गई। औरत भी खूनी बला की चीख की आवाज़ से होश में आ चुकी थी। उसके घर के दूसरे लोग अभी तक बेहोश थे। सारी बस्ती के लोग जाग पड़े कि ये चीख की आवाज़ कैसी थी। मारिया ने झुककर औरत के सर पर हाथ रखकर कहा, सुनो बहन, मैं आसमान से एक रूह तुम्हें बचाने के लिए आई थी। मैंने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया है। वो एक खूनी बला थी जो इंसानों का खून पीकर उन्हें मार डालती है। मैंने उसे आधा मार डाला है, बाकी आधा वो अपनी मौत आप मर जाएगी। औरत ने हवा में आवाज़ सुनी और अपने सर पर किसी नज़र न आने वाली रूह के हाथ का दबाव महसूस किया तो वो खौफज़दा हो गई। मारिया ने एक बार फिर उसे बड़ी मोहब्बत से कहा, घबराओ नहीं बहन, मैं अब जा रही हूँ। वो बला कब्रिस्तान में गई है। मैं उसे हिलाक करके ही दम लूँगी। बस्ती वालों से कह दो कि आसमान की रूह उन्हें इस बला से ज़रूर निजात दिलाएगी। औरत नीम रोशनी में आंखें फाड़े मारिया को यहाँ वहाँ देखने की कोशिश कर रही थी। इतने में घर के दूसरे लोग भी बेदार हो गए। वो औरत से पूछने लगे कि वो किससे बातें कर रही है। औरत ने उन्हें सारी कहानी सुना डाली कि किस तरह एक आसमानी रूह ने उसकी जान खौफनाक बला से बचाई है और वह रूह इस वक्त भी घर में मौजूद है। इतने में बस्ती की कुछ औरतें भी वहाँ जमा हो गईं। ये चीख कैसी थी बहन? क्या हुआ बहन? खैर तो है बहन? इस किस्म की आवाज़ें बुलंद होने लगीं। मारिया एक तरफ खड़ी ये सारा तमाशा देख रही थी। मारिया ने उन्हें समझाया कि उनकी बस्ती पर एक खून पीने वाली बला ने हमला कर दिया है। पहली औरत को भी उसी बला ने हलाक किया था, अब वो उसे हलाक करने आई थी। ये तुम क्या कह रही हो बहन? बस्ती की औरतों को यकीन नहीं आ रहा था। मारिया ने सारी बात खोलकर बयान कर दी और कहा कि एक आसमानी रूह ने इस बस्ती को बर्बाद होने से बचा लिया। रूह? ये किसकी रूह है? कहाँ है रूह? नहीं नहीं, भला रूहें भी कभी मकानों में वापस आई हैं? ज़रूर तुमने कोई डरावना ख्वाब देखा है बहन, औरत ने कहा। नहीं बहन, मैंने ख्वाब नहीं देखा। एक डरावनी आंखों और लंबे नोकीले दांतों वाली बला अपना काला कपड़ा फैलाए उस पर झुक गई थी और उसकी गर्दन में दांत गाड़कर खून पीना चाहती थी कि आसमानी रूह ने बचा लिया। एक औरत ने पूछा, अब वो बला कहाँ चली गई? औरत बोली, वो यहाँ से भाग चुकी है। आसमानी रूह ने उसे शदीद जख्मी कर दिया है। वो कब्रिस्तान की जानिब उड़कर चली गई है। आसमानी रूह ने कहा है कि वो उसका पीछा करेगी और वह जहाँ कहीं भी होगी उसे ढूंढकर मौत के घाट उतार कर ही दम लेगी। औरतें डर गईं। बहन, इस बस्ती को किसी की नज़र लग गई है। हमें गिरजे में जाकर खुदावंद के हुजूर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए। एक औरत जो बड़ी तंग मिजाज और शक्की दिल की मालिक थी कहने लगी, गिरजे में जाकर हम ज़रूर दुआ करेंगे, मगर ये जो कह रही है कि इस घर में आसमानी रूह आई हुई है और ये कि इसे आसमानी रूह ने बचाया है, ये झूठ है। मुझे इस किस्म की झूठी कहानियाँ बिल्कुल पसंद नहीं हैं। अगर फ़र्ज़ कर लिया कि कोई खूनी बला थी जिसने हमला कर दिया था तो वो हम में से डर कर हमें आता देखकर भाग गई होगी। मारिया को उस औरत पर बड़ा गुस्सा आया। कमबख्त मानती ही नहीं थी। वो उस औरत के करीब आकर खड़ी हो गई। बेगुनाह औरत ने कहा, मैं सच कह रही हूँ, आसमानी रूह इस कमरे में आई थी। उसने खून पीने वाली बला पर छुरी से हमला करके शदीद जख्मी कर दिया था। खूनी बला कब्रिस्तान की तरफ उड़ गई है। रूह ने कहा है कि वो उसे ज़रूर हिलाक कर देगी ताकि बस्ती वालों को उसके जुल्म से हमेशा हमेशा के लिए निजात मिल जाए। शकी औरत ने कहा, हमें कैसे मालूम हो कि रूह तुम्हारे कमरे में है? औरत बोली, मैंने खुद रूह से बातें की हैं। तुम्हारा एतबार नहीं किया जा सकता। तुम डरी हुई थी। हो सकता है ये तुम्हें ऐसा महसूस हुआ कि कोई भूली भटकी रूह तुमसे बातें कर रही है। औरत ने कहा, मेरी बहनों, मेरी बात का यकीन करो, मैं तुम्हें गलत नहीं कह रही। रूह ने मुझसे बातें की हैं। वो हम बस्ती वालों से प्यार करती है, वो हमारा भला चाहती है, इसलिए हमारा फ़र्ज़ है कि उसके वजूद पर यकीन करें। शकी औरत के साथ अब दूसरी औरतें भी शामिल हो गईं। वो कह के लगाकर हंसने लगीं। मारिया को उस शकी औरत पर बड़ा गुस्सा आया। वो उसे ऐसा सबक सिखाना चाहती थी जिसे सारी ज़िंदगी याद रख सके। मारिया ने पीछे से आकर शकी औरत की बालों की चोटी अपने हाथ में पकड़कर ज़ोर से खींची। औरत धचका लगने से चीख मारकर ज़मीन पर गिर पड़ी। मारिया ने कहा, क्या अब भी तुम्हें यकीन नहीं आया कि इस कमरे में कोई रूह भी मौजूद है? शकी औरत हाथ बांध कर खड़ी हो गई। मुकद्दस रूह, मुझे माफ़ कर दो। मारिया ने कहा, मैं मुकद्दस रूह नहीं हूँ बल्कि एक आम औरत हूँ, बिल्कुल तुम्हारी तरह। मुझ में और तुझ में सिर्फ ये फ़र्क है कि तुम नज़र आती हो और मैं किसी को दिखाई नहीं देती। औरतों ने जब रूह की आवाज़ सुनी तो भागकर दीवार के साथ लग गईं। वो खौफ से कांपने लगीं। मारिया ने कहा, मेरी बहनों, खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारी मदद करने यहाँ आई हूँ।
میری بات غور سے سنو۔ اس بستی کے قبرستان میں ایک خوفناک بلا رہتی ہے جو انسان کا خون پی کر خوش ہوتی ہے۔ اس کی خوراک انسان کا خون ہے۔ وہ اس سے پہلے بستی کی ایک عورت کا خون پی کر اسے ہلاک کر چکی ہے۔ اب وہ دوبارہ آئی تھی، میں نے اسے ادموا کر دیا، وہ بھاگ گئی ہے۔ میں اس کی تلاش میں جا رہی ہوں، تم بے فکر ہو کر سو جاؤ۔ ساری عورتیں دم بخود ہو کر ماریا کی آواز سن رہی تھی۔ ماریا انہیں حیران و پریشان چھوڑ کر بستی سے نکل کر قبرستان کی طرف روانہ ہو گئی۔ رات گزرتی جا رہی تھی، آسمان پر ستارے جھلملا رہے تھے، سرد ہوائیں چل رہی تھیں۔ ماریا قبرستان کی دیوار سے گزر کر قبرستان میں داخل ہو گئی۔ یہاں ایک خوفناک سناٹا چھایا ہوا تھا۔ قدم قدم پر قبروں کے کتبے کھڑے تھے، کچھ کتبے گر پڑے تھے۔ الو کی آواز نے ماریا کو بھی چونکا دیا، بلکہ تھوڑا سا ڈرا بھی دیا۔ الو ایک درخت کی کھو میں بیٹھا نیچے دیکھ رہا تھا۔ اس نے ماریا کو دیکھا تو نہیں تھا، مگر اسے کسی انسان کی موجودگی کا احساس ضرور ہو رہا تھا۔ ماریا سیدھی قبرستان کے درمیانی حصے کی طرف آ گئی۔ یہاں بڑے خونی کاؤنٹ ڈریکولا کی قبر بھی تھی۔ اس نے سوچا کہ چوکیدار زخمی ہو کر ضرور اس کی قبر پر گیا ہوگا۔ اس نے جھک کر غور سے دیکھا، سفید برف پر سرخ خون کے بڑے بڑے دھبے صاف نظر آ رہے تھے۔ یہ خون کے دھبے قبرستان کے مغربی کنارے کی طرف جا رہے تھے۔ ماریا خون کے دھبوں کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ یہ نشان ایک درخت کے پیچھے جا کر غائب ہو گئے۔ کیا خونی بلا یہاں سے اڑ گئی ہے؟ اس نے سوچا۔ وہ درخت کی اوٹ میں ہو گئی۔ وہاں رات کا گہرا اندھیرا چھایا تھا، مگر ستاروں کی دھیمی دھیمی روشنی اور سفید برف کی وجہ سے ماریا کو ہر شے دھندلی دھندلی سی دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے جھک کر غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ خون کے نشان برف کے اندر دھنسے ہوئے ہیں۔ یہاں برف نرم تھی اور خونی بلا کے پاؤں یہاں دھنس دھنس جاتے ہوں گے۔ وہ آگے چل پڑی۔ آگے جھاڑیوں کا ایک جھنڈ تھا۔ خون کے دھبے اس جھنڈ میں چلے گئے تھے۔ ماریا نے جھاڑیوں میں آ کر گھور گھور کر ادھر ادھر دیکھا۔ پتھر کے ایک چبوترے پر قبر بنی تھی۔ ماریا چبوترے پر چڑھ گئی۔ قبر کی پتھریلی چھت ایک جگہ سے ٹوٹی ہوئی تھی۔ ماریا نے دیکھا کہ چبوترے پر جگہ جگہ خون کے نشان پھیلے تھے۔ خونی بلا ضرور اس قبر میں گھسی ہوئی ہے۔ اس نے ٹوٹی قبر میں سے جھانک کر دیکھا، اندر گہری تاریکی اور شدید اندھیرا تھا۔ اس نے کان لگا کر سنا، اندر سے ایسی آواز آ رہی تھی جیسے کسی کا نرخرا کٹا ہوا ہے اور وہ زور زور سے بڑی تکلیف کے ساتھ سانس لے رہا ہے۔ ماریا پیچھے ہٹ گئی۔ خونی بلا دم توڑ رہی تھی۔ اس نے اندر جانے کی ضرورت محسوس نہ کی اور یہ کام اگلے دن پر ملتوی کرتے ہوئے چبوترے سے اتری اور واپس قلعے کی طرف روانہ ہو گئی۔ اس نے اپنی زندگی میں بڑے بڑے دل دہلا دینے والے منظر دیکھے تھے، لیکن کھلی قبر کے اندر سے رات کی تاریکی میں آنے والی خرخراہٹ کی آواز نے ایک بار اس کے بدن پر بھی کپ کپی طاری کر دی تھی۔ وہ بہت تھک گئی تھی۔ قلعے میں جاتے ہی وہ گہری نیند سو گئی۔ اگلے دن وہ کافی دن چڑھے اٹھی۔ اس نے ناشتہ کیا، غسل کرنے کے بعد کپڑے تبدیل کیے۔ آج بھی موسم ابر آلود تھا اور سرد ہوا چل رہی تھی۔ اس ملک کے موسم سے وہ بہت تنگ آ چکی تھی۔ سوائے دھند، بادلوں اور سرد ہوا کے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ سورج نے کئی روز سے اپنی شکل نہیں دکھائی تھی۔ دوپہر تک وہ سوئی رہی۔ دوپہر کے کھانے کے بعد اس نے قلعے کے مختلف کمروں کی سیر شروع کر دی۔ یہ ایک بہت بڑا قلعہ تھا اور اس قدر بوسیدہ ہو چکا تھا کہ اکثر کمروں کی دیواروں اور چھتیں ڈھہ چکی تھی۔ صرف درمیان والا حصہ صحیح سلامت تھا۔ اس نے ایک کمرہ دیکھا جس کے باہر موٹا سا تالا لگا ہوا تھا۔ خدا جانے اس کمرے کے اندر کیا تھا، کچھ تھا بھی یا یوں ہی کسی نے تالا ڈال دیا تھا جو اس قدر زنگ آلود ہو چکا تھا کہ شاید کھلنے سے انکار کر دے۔ ماریا واپس اپنے کمرے میں آ کر آرام کرنے لگی۔ وہ شام تک پھر سوتی رہی۔ شام گہری ہو گئی تو اٹھ کر قلعے سے باہر آئی اور قبرستان کی طرف روانہ ہو گئی۔ اسے معلوم تھا کہ رات ہوتے ہی خونی بلا ضرور اپنی قبر سے باہر نکلے گی۔ وہ آج اس بلا کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کرنے کا فیصلہ کر چکی تھی تاکہ بستی کے لوگ اس کے ظلم و ستم سے نجات حاصل کر سکیں۔ قبرستان میں گہرا سناٹا چھا چکا تھا۔ برف درختوں سے کافی پگھل گئی تھی۔ درختوں کی ٹہنیاں اندھیرے میں سیاہ دکھائی دے رہی تھیں۔ ماریا نے قبرستان میں داخل ہونے سے پہلے بستی کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا۔ بستی میں کہیں کہیں مکانوں میں روشنی ہو رہی تھی۔ وہاں بھی گہری خاموشی تھی۔ کبھی کبھی کہ دور کسی کتے کے بھونکنے کی آواز سنائی دے جاتی تھی۔ ماریا قبرستان کی دیوار سے گزر کر ٹوٹی پھوٹی قبروں میں سے ہوتی ان جھاڑیوں کے پاس آ گئی جہاں کھلی قبر تھی۔ اس نے کھلی قبر میں سے جھانک کر دیکھا، اندر سے خرخراہٹ کی آواز بالکل نہیں آ رہی تھی۔ اسے برف پر قدموں کے نشان بھی نظر آئے۔ وہ چونک پڑی۔ تو کیا خونی بلا ایک بار پھر باہر نکل گئی تھی؟ کیا اس قدر زخمی ہونے کے باوجود وہ اپنے شکار کی تلاش میں چلی گئی ہے؟ اس نے پلٹ کر دیکھا۔ بستی کو جانے والا راستہ سنسان تھا۔ ماریا برف پر قدموں کے نشان دیکھ کر آگے بڑھنے کی کوشش کرنے لگی۔ بہت جلد نشان برف میں گڈ مڈ ہو گئے کیونکہ وہاں اس کے اپنے قدموں کے بھی نشان بے شمار تھے۔ آخر چلتے چلتے وہ بستی کے کنارے پہنچ گئی۔ یہاں ایک چھوٹی سی پلیا تھی جس کے نیچے سے ایک نالا گزرتا تھا۔ نالا سوکھا ہوا تھا اور جنگلی جھاڑیوں نے اسے ڈھانپ رکھا تھا۔ وہ پلیا پر بیٹھ گئی۔ اچانک اسے کسی بچے کے ہولے ہولے رونے کی آواز سنائی دی۔
وہ ایک دم سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے کان لگا کر سنا جدھر سے آواز آ رہی تھی، وہ ادھر کو چل پڑی۔ کچھ ہی دور جا کر کیا دیکھتی ہے کہ جھاڑیوں میں ایک جگہ اسی خونی چوکیدار نے ایک بچے کو زمین پر لٹا رکھا ہے اور اس کے اوپر لبادہ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بچہ 7-8 سال کا تھا۔ وہ زور زور سے ہاتھ پاؤں مار کر لبادے کو دور کر رہا تھا، شاید اس تیز بو کی وجہ سے جو اس لبادے میں سے آ رہی تھی۔ خونی بلا نے نہ جانے کہاں سے اس بچے کو اغوا کر لیا تھا اور اب اس کا خون پینے کی تیاریاں کر رہا تھا۔ ماریا نے محسوس کیا کہ خونی بلا شدید زخمی حالت میں ہے۔ اس کا بازو ٹھیک طرح سے اوپر نہیں اٹھ رہا تھا اور اس سے ٹھیک طرح سے بیٹھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ ماریا کا چاقو تو قلعے میں ہی رہ گیا تھا، وہاں پتھر بھی نہیں تھے۔ ماریا کو خیال آیا کہ وہ کسی طرح سے خونی بلا کو بکانے کی کوشش کرے گی۔ وہ لپک کر خون پینے والی بلا کے سر پر پہنچ گئی۔ اس نے زور سے ایک لات اس کی کمر پر ماری۔ اتفاق سے لات اسی جگہ پر پڑی جہاں سے بلا کی ریڑھ کی ہڈی زخمی تھی۔ خونی چوکیدار نے ایک درد بھری آواز نکالی اور پلٹ کر دیکھا، وہاں لات مارنے والا اسے دکھائی نہ دیا۔ وہ پریشان ہو کر بڑی مشکل سے اٹھا اور دونوں ہاتھ ہلانے لگا۔ ماریا نے گرجدار آواز میں کہا، میں تمہیں حکم دیتی ہوں کہ واپس اپنی قبر میں چلے جاؤ، نہیں تو میں تمہیں اسی جگہ جلا کر بھسم کر دوں گی۔ خونی بلا نے کسی بھوت کی موجودگی کو اپنے قریب محسوس کیا تو غرا کر اپنے شدید غصے کا اظہار کیا۔ تعجب کی بات یہ تھی کہ اس قدر زخمی ہونے کے باوجود وہ اسی طرح ٹھیک ٹھاک ہو گیا تھا۔ اس کے نوکیلے دانت رات کے اندھیرے میں بھی چمک رہے تھے۔ بچہ نیم بے ہوش گھاس پر پڑا سسکیاں بھر رہا تھا۔ خونی بلا اس طرف بڑھی جدھر سے ماریا کی آواز آئی تھی۔ ماریا جلدی سے ایک طرف ہٹ گئی۔ ماریا نے موقع مناسب خیال کرتے ہوئے جلدی سے آگے بڑھ کر بچے کو اٹھا کر اپنے کندھے سے لگا لیا۔ بچہ ماریا کی گود میں آتے ہی غائب ہو گیا۔ خونی بلا نے پلٹ کر بچے کو غائب پایا تو چکا چوند سا ہو کر رہ گئی۔ ماریا نے خونی چوکیدار کو وہیں چھوڑا اور بچے کو لے کر بستی کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ بستی میں لوگ بچے کی گمشدگی پر حیران و پریشان تھے اور جس گھر سے بچہ گم ہوا تھا وہاں جمع ہو کر اظہار افسوس کر رہے تھے۔ بچے کے ماں باپ کی حالت بڑی خراب تھی۔ ماں تو روتے روتے ہلکان ہو گئی تھی۔ ماریا نے کسی سے کوئی بات نہ کی، چپکے سے گھر میں داخل ہوئی اور بچے کو چارپائی پر ماں کے قریب ڈال دیا۔ بچے کو اچانک اپنے قریب نمودار ہوتے دیکھ کر خوشی سے ماں کی چیخ نکل گئی۔ اس نے بچے کو سینے سے لگا لیا اور اسے چومنے لگی۔ وہاں جتنی عورتیں اور مرد موجود تھے سبھی حیران رہ گئے کہ یہ بچہ کہاں سے آ گیا۔ ایک بزرگ نے کہا، حیران ہونے کی ضرورت نہیں، یہ اسی مقدس روح کا کرشمہ ہے جو ہماری بستی میں ہماری مدد کرنے آئی ہے۔ ہم سب کو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ عورتیں خاموش ہو گئیں۔ انہوں نے بیک آواز ہو کر آسمان کی طرف منہ کر کے کہا، اے مقدس روح، ہم تیرے شکر گزار ہیں کہ تو نے بستی کے بچے کو واپس کر دیا۔ ماریا نے محسوس کیا کہ اسے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خاموشی سے نکل کر باہر آ گئی۔ رات زیادہ ہو گئی تھی، اسے نیند آ رہی تھی۔ وہ قلعے میں واپس جا کر آرام کرنا چاہتی تھی۔ ہوا سرد ہو گئی۔ وہ قبرستان کی دیوار کے قریب سے گزر رہی تھی کہ اچانک اسے محسوس ہوا کسی نے اس کے کان کے پاس آ کر اس کا نام لے کر بلایا۔ وہ چونک کر رہ گئی، یہ کون ہو سکتا ہے؟ آواز کسی مرد کی تھی۔ اس نے اس کا نام ماریا لے کر بلایا تھا۔ آواز پھر آئی، ماریا۔ ماریا حیران ہو کر تکنے لگی، کون ہے؟ آواز نے کہا، میری بچی گھبراؤ نہیں، میں اس قبرستان کی بوڑھی روح ہوں۔ مجھے مرے 100 سال گزر چکے ہیں۔ میں نے تمہیں دیکھ لیا ہے، تم نے ابھی ابھی ایک بڑا نیک کام کیا ہے، اس لیے میں نے تمہیں بلایا ہے۔ ماریا نے کہا، آداب بڑے میاں، میں نے جو کچھ کیا وہ میرا فرض تھا۔ اس قبرستان میں خون پینے والی بلاؤں نے ڈیرا جما لیا ہے۔ میں انہیں ہلاک کر کے بستی والوں کو اس مصیبت سے نجات دلانا چاہتی ہوں، لیکن یہ خونی بلائیں بڑی سخت جان ہیں، ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ بوڑھی روح نے کہا، میری بچی، میں سب کچھ دیکھتا ہوں مگر کچھ کر نہیں سکتا۔ ان خونی شیطانوں کو ہلاک کرنا میرے اختیار میں نہیں۔ تم انسان ہو اور غائب ہو، تم اگر چاہو تو ان کو جہنم میں پہنچا سکتی ہو۔ ماریا نے کہا، مگر کیسے؟ بوڑھی روح نے کہا، جس طرح سے تم انہیں مارنا چاہتی ہو یہ نہیں مریں گے۔ ان پر کسی زخم، کسی حملے کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ ان کو ہلاک کرنے کا طریقہ میں تمہیں بتاتا ہوں، غور سے سنو۔ یہ خون پینے والے ڈریکولا رات کو زندہ ہو کر بستی میں گھومتے پھرتے ہیں اور انسانوں کے خون سے اپنی پیاس بجھاتے ہیں، لیکن دن کے وقت یہ اپنی قبروں میں بے حس ہو کر سو جاتے ہیں۔ اس وقت اگر تم ایسا کرو کہ ایک لمبی میخ اور ہتھوڑی لے کر وہ میخ ان کے سینے میں دل کے درمیان ٹھونک دو تو یہ مر جائیں گے اور پھر کبھی اپنی قبروں سے نہیں نکل سکیں گے۔ بس یہی ایک طریقہ ان کو ہلاک کرنے کا ہے۔ ماریا نے کہا، یہ بات ہے تو میں صبح یہ کام کر ڈالوں گی اور بستی کے لوگوں کو ان خبیث روحوں سے نجات دلا دوں گی۔ تم یہ بڑا نیک کام کرو گی۔ اچھا اب میں جاتا ہوں۔ روح اتنا کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ ماریا اس سے کچھ اور باتیں پوچھنا چاہتی تھی مگر روح جا چکی تھی۔ ماریا قلعے میں واپس آ گئی۔ دوسرے دن اس نے ایک لمبی میخ اور ہتھوڑی لی اور قبرستان میں آ گئی۔ جھاڑیوں میں کھلی قبر کے پاس کھڑے ہو کر اس نے جھانک کر اندر دیکھا۔ اسے گھاس میں خونی چوکیدار کی لاش دکھائی دی۔ وہ سیدھی پڑی تھی، آنکھیں کھلی تھی اور دونوں ہاتھ سینے پر بندھے ہوئے تھے۔
मारिया कब्र में उतर गई। उसने मेह की नोक लाश के ऐन दिल के ऊपर रखी, हथौड़ी उठाई और पूरी ताकत से ज़रब लगा दी। एक भयानक चीख लाश के मुंह से निकली। मारिया डर कर परे गिर पड़ी, मगर मेह लाश के दिल में पूरी की पूरी उतर चुकी थी। लाश के सीने से खून का एक कतरा भी निकला था, मगर लाश की आंखें एकदम से बंद हो गईं और चेहरे पर सुकून आ गया। दोनों नोकीले दांत वापस अपनी जगह पर चले गए थे और होंठों पर लगा हुआ खून भी साफ हो गया। खूनी चौकीदार का आसेब दूर हो गया था। अब वो एक आम लाश थी। मारिया कब्र से बाहर निकल आई। अब उसने दूसरे और असली ड्रैकुला को हमेशा के लिए ख़त्म करने का इरादा किया और चबूतरे के ताबूत वाली कब्र की तरफ आ गई। चबूतरे पर खुश्क टहनियाँ बिखरी हुई थी। ताबूत उसी तरह पड़ा था और उसका ढकना एक तरफ को खिसका हुआ था। मारिया ने झुककर देखा, काउंट ड्रैकुला की लाश साकित पड़ी थी। होंठों पर खून के धब्बे थे और चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी। दोनों जर्द दांत होंठों से बाहर निकले हुए थे। आंखें खुली थी और आसमान को तक रही थी। एक बार तो मारिया भी डर गई, लेकिन वो अपना काम हर हालत में मुकम्मल करना चाहती थी। उसने लोहे की नोकीली और मोटी मेख उठाई और उसका सिरा ड्रैकुला के दिल के ऐन ऊपर रख दिया। उसे महसूस हुआ जैसे ड्रैकुला ने आंखें टेढ़ी करके उसे देखा हो, मगर मारिया ने उस शैतान को ख़त्म करने की कसम खा रखी थी। उसने हथौड़ी उठाकर पूरी ताकत से ज़रब लगाई। ड्रैकुला की आंखें फैल गईं और उसके मुंह से भयानक चीख निकली। ये चीख इस कदर हौलनाक थी कि कब्रों में पड़े हुए मुर्दे भी काम गए होंगे। मारिया ने देखा कि ड्रैकुला की लाश के चेहरे पर भी सुकून आ गया और उसकी दोनों आंखें बंद हो चुकी थी और होंठों पर से खून के निशान भी मिट गए थे। नोकीले जर्द दांत भी वापस अपनी जगह पर आ गए थे। उसके चेहरे की शैतानी मुस्कुराहट भी चली गई थी। मारिया ने ताबूत का ढकना बंद कर दिया और कब्र से बाहर निकल आई। बस्ती के लोगों ने दोनों चीखों की आवाज़ सुनी थी और मकानों के बाहर आकर आपस में हैरानी से चहमुगोइयाँ कर रहे थे। मारिया उनके करीब आ गई। वो चाहती थी कि उन्हें शैतानी बलाओं के खात्मे की खुशखबरी सुना दे। चुनाचे उसने बुलंद आवाज़ में कहा, सुनो ऐ लोगो, मैं आपको ये खुशखबरी सुनाने आई हूँ कि इस बस्ती को खून पीने वाले शैतानों से निजात मिल गई है। मैंने उन दोनों को हिलाक कर दिया है। अभी अभी जो तुम लोगों ने चीख की आवाज़ सुनी थी वो उन्हीं शैतानों की थी। अब आप लोग इत्मीनान से ज़िंदगी बसर करें। आइंदा इस बस्ती में कभी कोई खून पीने वाली बला दाखिल नहीं होगी। औरतें और मर्द खुशी से निहाल हो गए। ऐ मुकद्दस रूह, तुम्हारा शुक्रिया हम किस तरह से अदा करें? मारिया ने कहा, मेरा शुक्रिया अदा करने की ज़रूरत नहीं, मैंने अपना इंसानी फ़र्ज़ अदा किया है। एक बूढ़े ने कहा, इंसानी या रूहानी फ़र्ज़? ऐ मुकद्दस रूह, आप तो रूह हैं। मारिया झट बोली, हाँ आपने ठीक कहा, ये मेरा रूहानी फ़र्ज़ था। बहरहाल अब मैं जाती हूँ, खुदा हाफिज़। मारिया बस्ती से निकलकर किले में आ गई। वो शाम तक सोती रही। जब उठी तो सूरज ग़रूब हो गया था और रात का अंधेरा छाने लगा था। उसका ख्याल अंबर और नाग की तरफ चला गया। एक अरसा हुआ था उसे अपने उन भाइयों से मिले। खुदा जाने वो कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे। मारिया ने थोड़ा बहुत खाना खाया और जब कॉफ़ी पीने लगी तो देखा कि कॉफ़ी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। उसका दिल कॉफ़ी पीने को बहुत चाह रहा था, फिर वो क्या करे। उसे कस्बे के करीबी कॉफ़ी हाउस का ख्याल आ गया, क्यों ना वहाँ चलकर कॉफ़ी पी जाए। मारिया किले से निकलकर कॉफ़ी हाउस की तरफ चल पड़ी। सर्दी की वजह से कॉफ़ी हाउस के दरवाजे खिड़कियाँ बंद थीं। उसने आहिस्ता से दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हो गई। दरवाजे के खुलते ही अंदर बैठे दो आदमियों ने और कॉफ़ी हाउस के मालिक ने दरवाजे की तरफ देखा। दरवाज़ा खुलकर बंद हो गया, मगर अंदर कोई शख्स दाखिल न हुआ। वो बड़े हैरान हुए। एक गाहक ने कहा, मालूम होता है बाहर तेज़ हवा चल रही है। दूसरे गाहक ने कहा, मगर हवा तो अंदर बिल्कुल नहीं आई। और फिर हवा दरवाजे को बाहर से खोल तो सकती है, मगर अंदर से बंद कैसे कर सकती है? पहला गाहक हंस दिया, मेरे भाई, तो क्या अंदर कोई भूत आ गया है? दूसरा गाहक परेशान होकर बोला, मेरा तो यही ख्याल है कि कॉफ़ी हाउस में भूत आ गया है। पहला गाहक अब कहका मारकर कहने लगा, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है। मैं किसी भूत वूत को नहीं मानता। भूत कहीं नहीं होते। अगर भूत है तो बेशक मेरे सामने आकर मुझसे मुकाबला करे। हाँ हाँ हाँ, खुदा की कसम उसे ऐसी पटखनी दूंगा कि नानी याद आ जाएगी। मारिया को बड़ा गुस्सा आया। कमबख्त ये बड़ी बढ़ बढ़ कर बातें बना रहा था। हालांकि वह बड़े अमन और सलामती के साथ वहाँ सिर्फ एक कॉफ़ी का प्याला पीने आई थी और दिल में सोच कर आई थी कि कॉफ़ी पीकर वहाँ 1 रुपया उसकी कीमत रख जाएगी। फिर भी उसने कोई ख्याल न किया और काउंटर के कोने में आकर खड़ी हो गई। यहाँ कॉफ़ी के कुछ प्याले और कॉफ़ी की केतली रखी हुई थी। कॉफ़ी हाउस का मालिक ज़रा परे खड़ा ग्राहकों की दिलचस्प बातें बड़े गौर से सुन रहा था। मारिया वहाँ किसी को भी हैरान या परेशान नहीं करना चाहती थी। उसने आंख बचाकर बड़ी खामोशी से प्याले में कॉफ़ी डाली और पीने लगी। कॉफ़ी का प्याला चूंकि उसके हाथ में आते ही गायब हो गया था, इसलिए किसी ने महसूस न किया। हाँ, अगर मालिक प्याले गिनता तो उसे ज़रूर शक पड़ सकता था। मारिया मज़े मज़े से कॉफ़ी की चुस्कियाँ ले रही थी और ग्राहकों की बातें भी सुन रही थी। पहले वाला ग्राहक उधेड़ उम्र का था और सर पर हैट जमाए अंगीठी के इर्द गिर्द टांगे फैलाए बैठा हाथ घुटने पर मार मार कर बातें कर रहा था। भूत! एक बार मेरे चाचा ने कहा, घर में भूत रहता है।
मैं सारी रात डंडा हाथ में लिए कमरों के चक्कर काटता और भूत को ललकारता रहा। कमबख्त मेरी आवाज़ सुनकर ही भाग गया था। ये भूत भी डंडे के आगे नहीं ठहरते। वो हंसने लगा। दूसरा गाहक ज्यादा उम्र का था और भूतों पर यकीन रखता था। कहने लगा, मैं तो भूतों को मानता हूँ भाई। मैंने तो बुजुर्गों की जुबानी यही सुना है कि भूत इस दुनिया में कभी कभी सैर करने आ जाया करते हैं। वो अच्छे लोगों को कुछ नहीं कहते। पहला गाहक कहने लगा, तुम कमज़ोर अकीदे के मालिक हो, और वैसे भी जब आदमी ज़्यादा बूढ़ा हो जाता है तो उसकी अकल कमज़ोर पड़ जाती है। तुम्हारी अकल कमज़ोर पड़ चुकी है, मगर मेरी अकल ने अभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। मैं तो भूतों का बाप हूँ। कोई भूत मेरे सामने आकर तो दिखाए, खुदा की कसम मार मार कर उसका कचूमर निकाल दूंगा। काफ़ी हाउस का मालिक काउंटर पर हाथ मारकर बोला, बिल्कुल ठीक ख्याल है तुम्हारा मिस्टर ब्राउन। मैं भी इसी किस्म के ख्यालात का आदमी हूँ। भूत इंसान से ज़्यादा ताकतवर नहीं होते। मिस्टर ब्राउन ने कहा, अरे मियाँ, भूत होते ही नहीं, कहीं नहीं होते। ये सब इंसान का अपना वहम होता है, क्या समझे। मारिया खामोशी से काफ़ी पी रही थी। वो उनकी बातें भी बड़ी दिलचस्पी से सुन रही थी। उसका कोई इरादा न था कि वो उन लोगों को भूतों का कायल करवाए। काफ़ी ने उसे गर्म कर दिया और उसकी तबीयत में सुकून आने लगा। इत्तेफाक से क्या हुआ कि मारिया ने काउंटर पर प्याला रखा ही था कि उसका हाथ ज़रा सा फिसल गया और प्याला काउंटर से गिरकर टूट गया। उसकी आवाज़ के साथ ही कमरे में सन्नाटा छा गया, क्योंकि प्याला अपने आप काउंटर से फर्श पर गिरा था, जबकि वहाँ कोई भी नहीं था। भूतों का कायल गाहक हक्का बक्का सा हो गया। मालिक भी चुपचाप फटी फटी नज़रों से प्याले के टुकड़ों को देखने लगा। मिस्टर ब्राउन ने कहका लगाकर कहा, तुम समझ रहे होगे कि कोई भूत आ गया है यहाँ। अरे भाई, प्याला काउंटर के कोने पर रखा हुआ था। कॉफ़ी हाउस के मालिक मिस्टर एडिसन के हिलने जुलने से प्याला नीचे गिर पड़ा और टूट गया। बस इतनी सी तो बात है। मिस्टर एडिसन के चेहरे पर भी रौनक वापस आ गई। हंसकर बोला, मिस्टर ब्राउन, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने अपना बाजू हिलाया था, इसी वजह से प्याला नीचे गिर पड़ा। मगर दूसरे गाहक को यकीन हो गया था कि कमरे में भूत मौजूद है, क्योंकि वो भूतों के खिलाफ बातें कर रहे थे। इसलिए भूत उनसे बदला लेने वहाँ आ गया था। उसके चेहरे पर हैरानी थी। मारिया कॉफ़ी का एक डिब्बा भी साथ ले जाना चाहती थी। उसने जेब से 2 रुपये निकाल लिए। उसका ख्याल था कि वो जहाँ से डिब्बा उठाएगी वहाँ 2 रुपये उस डिब्बे की कीमत रख देगी। डिब्बा सामने वाले खाने में रखा हुआ था। मारिया इस इंतज़ार में थी कि उन लोगों की नज़रें दूसरी तरफ हों तो जल्दी से डिब्बा उठा ले। कुछ देर बाद वो अपनी अपनी बातों में मसरूफ़ हो गए। एक और गाहक आ गया जिसे कॉफ़ी हाउस के मालिक ने कॉफ़ी का प्याला बना कर दिया। वो भी दूसरे गाहकों की बातों में शरीक हो गया। मौका मुनासिब देखकर मारिया ने हाथ बढ़ाकर खाने में से कॉफ़ी का डिब्बा उठाया और वहाँ से चुपके से 2 रुपये रख दिए। इत्तेफाक से जो नया नौजवान गाहक आया था उसकी नज़र पड़ गई। उसने जो खाने में से कॉफ़ी का एक डिब्बा गायब होते देखा तो सर को झटक कर बार बार आंखें मलने और कहने लगा, क्या मैं ख्वाब देख रहा हूँ। मालिक ने कहा, नहीं मिस्टर, आप ख्वाब कैसे देख सकते हैं, आप तो जाग रहे हैं। नौजवान ने खाने की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैंने अभी अभी इस खाने में से कॉफ़ी का एक डिब्बा गुम होते देखा। अगर मैं ख्वाब नहीं देख रहा तो ये सब कुछ मेरी आंखों के सामने हुआ है। कॉफ़ी हाउस का मालिक और बूढ़ा गाहक परेशान हो गए। मिस्टर ब्राउन ने एक बार फिर कहका लगाते हुए उन लोगों का मजाक उड़ाया और कहा, मालूम होता है कि आप सब लोग पागल हो गए हैं। भला ये कैसे हो सकता है कि कॉफ़ी का डिब्बा अपनी जगह से गायब हो जाए। आप लोगों ने ज़रूर भंग पी रखी होगी। नौजवान गाहक ने मिस्टर ब्राउन की तरफ देखकर कहा, आप मेरी आंखों पर, मेरी अकल पर शक नहीं कर सकते। मैं एक सेहतमंद नौजवान हूँ और ज़िंदगी में ऐसा वाक़या मुझे कभी पेश नहीं आया। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि मैंने खुद खाने में से कॉफ़ी के डिब्बे को गायब होते देखा है। मिस्टर ब्राउन उठकर खाने के पास आ गया। कॉफ़ी हाउस का मालिक भी नौजवान के साथ वहाँ आ गया। क्या देखते हैं कि जहाँ से डिब्बा उठाया गया था वहाँ 2 रुपये पड़े हैं। नौजवान ने पूछा, ये 2 रुपये किसने यहाँ रखे। मालिक ने कहा, मैंने तो कभी यहाँ रुपये नहीं रखे। नौजवान ने चुटकी बजाकर कहा, मेरा ख्याल बिल्कुल सही निकला। भूत बड़ा ईमानदार है। उसने कॉफ़ी का डिब्बा उठाकर उसकी कीमत वहीं पर रख दी है। क्या मैं गलत कह रहा हूँ। मालिक ने कहा, आप ठीक कह रहे हैं। कॉफ़ी की डिब्बे की कीमत 2 रुपये ही है। मिस्टर ब्राउन ने 2 रुपयों को गौर से उलट पलट कर देखा। तुम लोग कमज़ोर ख्यालात के लोग हो। ये रुपये मैंने रखे थे, अब बताओ तुम क्या कहते हो। दूसरा बूढ़ा गाहक कहने लगा, मिस्टर ब्राउन, आप झूठ बोलकर वाक़यात को नहीं झुठला सकते। भला आपको यहाँ 2 रुपये रखने की क्या ज़रूरत थी। नौजवान ने कहा, मिस्टर ब्राउन, आप तस्लीम क्यों नहीं कर लेते कि इस दुनिया में भूत जिंदा हैं और कभी कभी हमारी ज़िंदगी में आया करते हैं। मिस्टर ब्राउन ने कहा, हरगिज़ नहीं, मैं ये तस्लीम करने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं हूँ। भूत कहीं नहीं है। अगर हैं तो फिर सामने क्यों नहीं आते। अगर आपका ख्याल मान लिया जाए तो फिर इस दुकान में भूत मौजूद हैं। अगर है तो मैं उससे कहता हूँ कि वो सामने आकर अपना वजूद साबित करे। मारिया को बड़ा गुस्सा आया कि ये बड़ा ही कोड़ मगज़ ज़िद्दी आदमी था। भला उसको ख्वाह मख्वाह बहस करने की क्या ज़रूरत थी। उसने फैसला कर लिया कि इस ज़िद्दी शख्स पर यह ज़रूर साबित करेगी कि भूत इस दुनिया में कभी कभी आया करते हैं। मारिया ने खामोशी से मिस्टर ब्राउन के सर पर रखी हुई गर्म टोपी यानी हैट उठा लिया।
हैट उठाते ही गायब हो गया। सब लोग डर के मारे पीछे हट गए। मिस्टर ब्राउन सर पर हाथ फेरते हुए बोला, जरूर तुम लोगों ने शरारत की है, मेरा हैट वापस दो। सब ने अपने अपने खाली हाथ दिखाते हुए कहा कि वो तो उसके पास खड़े हैं, फिर वो हैट कहाँ गुम कर सकते हैं, तो फिर मेरा हैट कहाँ चला गया। उसके जवाब में मारिया ने बड़े सुकून से कहा, मिस्टर ब्राउन तुम्हारा हैट मेरे पास है। इस गैबी आवाज़ पर सबकी घिघी बंद गई। बूढ़ा गाहक तो गश खाते खाते रह गया। वो कुर्सी पर धड़म से गिर पड़ा। नौजवान गाहक भी परे हटकर खड़ा हो गया। काफ़ी हाउस के मालिक का रंग जर्द हो गया। मिस्टर ब्राउन के माथे पर भी पसीना आ गया। उसने खुद भूत की आवाज़ सुनी थी, जो कि एक औरत की आवाज़ थी। मारिया ने कहा, मिस्टर ब्राउन क्या अब भी आप नहीं मानते कि इस दुनिया में भूतों, बल्कि यूं कहना चाहिए कि रूहों का वजूद है, और बाज़ रूहें दुनिया की सैर करने आ जाया करती हैं। मिस्टर ब्राउन की ज़ुबान पर तो जैसे ताला पड़ गया था। उससे बोला नहीं जा रहा था। टिक टिक देख रहा था। आखिर लड़खड़ाती आवाज़ में बोला, मैं मान गया। क्या आप कोई रूह हैं? मारिया ने कहा, आप यही समझ लें कि मैं एक नेक दिल रूह हूँ। मैं आप लोगों को नुकसान पहुँचाने नहीं आई। यहाँ से गुजर रही थी कि काफ़ी पीने को दिल चाहा, अंदर आ गई। काफ़ी का डिब्बा साथ ले जाना चाहा, चुनाचे इसकी रकम वहीं खाने में रख दी। आपको कोई इतराज़ तो नहीं मिस्टर ब्राउन? मिस्टर ब्राउन ने माथे पर से पसीना पोंछते हुए कहा, कोई नहीं बहन। मारिया ने काफ़ी हाउस के मालिक से कहा, अब मैं जा रही हूँ मिस्टर एडिसन, आपकी काफ़ी बहुत अच्छी होती है, मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ, और हाँ, मैंने आपका एक प्याला तोड़ दिया है, ये लीजिए उसके पैसे। और सब ने देखा कि एकदम से काउंटर पर 2 रुपये कहीं से आकर टिक गए। दुकानदार उन्हें हाथ लगाते हुए घबरा रहा था। मारिया ने कहा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, पैसे उठा लें, ये आपका हक है, खुदा हाफिज। मारिया ने दरवाज़ा खोला और दुकान से बाहर निकल गई। रात गहरी होना शुरू हो गई थी। सर्द हवाएं चल रही थी, सड़कें वीरान हो रही थी। कहीं कहीं गैस के लैंप सर्द फिजा में चमक रहे थे, जिनकी ठिठरी हुई रोशनी चंद एक गज से आगे नहीं जाती थी। बड़ी पुरस्कार फिजा थी। मारिया ने गर्म ओवरकोट पहन रखा था, सर पर गर्म टोपी और गले में गर्म मफलर था। वो खामोशी से सड़क के फुटपाथ पर किले की जानिब चली जा रही थी। वो शहर से बाहर निकलने वाले दरवाजे के पास आई तो देखा साथ वाली गली में से एक पुरस्कार सा लंबा तड़ंगा आदमी, स्याह गर्म कपड़ों और लंबे कोट में मलबूस, छड़ी हाथ में लिए, स्याह हैट का छज्जा आंखों पर किए निकला और दरवाजे की तरफ तेज तेज कदम उठाकर चलने लगा। मारिया ने कोई ख्याल न किया, मगर वो आदमी बड़ा पुरस्कार सा था, क्योंकि वो बार बार मुड़कर पीछे देख रहा था कि कोई उसका पीछा तो नहीं कर रहा। मारिया ने फिर भी उसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो न दी और अपने ख्यालों में गुम किले को जाने वाली सड़क पर चलती रही। वो पुरस्कार आदमी भी उसी सड़क पर जा रहा था। अब वो भी मारिया के आगे आगे उस छोटी सड़क पर हो गया जो पुराने किले को जाती थी। मारिया ने सोचा, ये आदमी कहाँ जा रहा है? उधर तो सिवाय पुराने किले के अंदर कोई इमारत नहीं, तो क्या ये भी पुराने किले में जा रहा है? मारिया का ख्याल सही निकला। वो आदमी भी किले के पुराने दरवाजे में दाखिल हो गया। किले में दाखिल होने के बाद उस आदमी ने रुक कर पीछे देखा कि कोई उसका पीछा तो नहीं कर रहा। जब उसे यकीन हो गया कि उसके पीछे कोई नहीं है, तो वो किले की बाएं जाने वाली शिकस्ता गर्द आलूद सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। मारिया को फिक्र हुई कि ये शख्स इस किले में आधी रात को क्या करने आया है। वो भी उसके पीछे पीछे चल पड़ी। सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद वो आदमी मुख्तलिफ तारीख बरामदों से होता हुआ एक पुराने कमरे के दरवाजे पर आकर रुक गया। अब जो मारिया ने देखा तो ये वही कमरा है जिसके बाहर जंग आलूद ताला पड़ा है, और जिसे मारिया ने कल रात ही देखकर ताज्जुब किया था कि यहाँ किसने ताला लगा रखा है। पुलिसवाला आदमी ने जेब से पुरानी जंग खुर्दा चाबी निकालकर ताले में घुमाई। ताला खुल गया। वो दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गया। मारिया जल्दी से उसके साथ ही अंदर दाखिल होने लगी, मगर दरवाज़ा बंद कर दिया गया। पुलिसवाला इंसान ने अंदर से चटखनी लगा दी। मारिया के दिल में शौक पैदा हो गया कि देखना चाहिए ये शख्स यहाँ आकर क्या कर रहा है, लेकिन दरवाज़ा बंद हो चुका था। उसने इधर उधर देखा कि शायद अंदर जाने का कोई दूसरा रास्ता हो, लेकिन वहाँ सिवाय उस दरवाजे के और कोई रास्ता नहीं था। दीवार के मगरबी जानिब काफ़ी बुलंदी पर बरामदे की छत के करीब एक रोशनदान था, जिसका मुंह गोल और तंग था। यहाँ तक मारिया नहीं पहुँच सकती थी, फिर वो क्यों कर अंदर जाए? वो अंदर जाकर पुरस्कार इंसान को देखना चाहती थी कि वो क्या कर रहा है। सिवाय दरवाजे के अंदर जाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मारिया ने दरवाजे को आहिस्ता से अंदर की जानिब धकेला। दरवाज़ा मजबूती से बंद था। मारिया के समझ में जब कुछ ना आया तो उसने दरवाजे पर दस्तक दे दी। उसका ख्याल था कि जो ही पुरस्कार इंसान दरवाज़ा खोलेगा वो जल्दी से अंदर दाखिल हो जाएगी। दस्तक के बाद वहाँ गहरी खामोशी छा गई। पुरस्कार इंसान अपनी जगह पर दम बखुद होकर रह गया था। उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि कोई दरवाज़ा खटखटाएगा। ये कौन हो सकता है? इस वीरान बेआबाद किले में ये कौन आ गया जिसने दरवाजे पर दस्तक दी? एक पल के लिए वो जहाँ खड़ा था वहीं खड़ा रह गया। मारिया ने दूसरी बार फिर दस्तक दी। अब पुरस्कार इंसान ने अपने कोट की जेब में से एक लंबी छुरी निकालकर मजबूती से हाथ में थाम ली
اور دروازے کی طرف آیا۔ کچھ دیر وہ دروازے کے ساتھ کان لگائے سننے کی کوشش کرتا رہا کہ باہر کون ہو سکتا ہے۔ برآمدے میں گہری خاموشی تھی، اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے چٹخنی کھول کر دروازہ ایک دم سے کھول دیا اور چھری فضا میں لہرائی، مگر یہ کیا؟ وہ اور زیادہ پریشان ہو گیا، باہر کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے برآمدے میں آ کر یہاں وہاں دیکھا، کونے میں ایک موم بتی جل رہی تھی۔ اس کی کمزور سی روشنی میں برآمدہ بالکل خالی پڑا تھا۔ اس دوران میں ماریا کمرے میں داخل ہو چکی تھی۔ پراسرار انسان کچھ نہ سمجھ سکا کہ دروازے پر کس نے دستک دی۔ وہ اندر آ گیا اور اس نے دروازہ بند کر کے چٹخنی لگا دی۔ شاید کوئی بھوت پریت ہوگا یا شاید یہ اس کا وہم تھا۔ پراسرار انسان نے یہ سوچ کر اپنے آپ کو تسلی دے دی اور ایک میز کے پاس آ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ ماریا یہ دیکھ کر حیران ہو رہی تھی کہ کمرہ مختلف قسم کی چیزوں کے کاٹ کبار سے بھرا ہوا تھا۔ میزوں پر مختلف دواؤں سے بھری ہوئی رنگدار بوتلیں رکھی تھی۔ شیشے کی نلکیاں یہاں وہاں پھیلی تھی، جن میں سے کہیں کہیں سفید بھاپ نکل رہی تھی۔ شیشے کے ایک مرتبان میں کوئی کالے رنگ کی دوا ابل رہی تھی۔ بوتلوں پر گرد پڑی تھی۔ ایک میز کے اوپر مکڑیوں نے جالا تن رکھا تھا۔ پراسرار انسان میز کے آگے کرسی پر بیٹھا آگے کو جھک کر ایک مرتبان میں ابلتی ہوئی دوائی کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ ماریا دوسری طرف سے دبے پاؤں چل کر میز کے آگے آ گئی اور جھک کر پراسرار انسان کو تکنے لگی۔ میز پر موم بتی جل رہی تھی، اس کی روشنی پراسرار انسان کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ ماریا نے دیکھا کہ وہ ایک ادھیڑ عمر کا خوش شکل انسان ہے، رنگ سرخ و سفید ہے، آنکھیں چمکدار ہیں، ہاتھ بھی بڑے گورے اور نازک سے ہیں، انگلیاں کسی فنکار کی طرح لمبوتری ہیں۔ اس کے چہرے پر کوئی شیطانی بات نہیں۔ تو پھر یہ شخص یہاں کیا کر رہا تھا؟ کیا وہ کوئی خاص دوائی تیار کر رہا تھا؟ دوا تو وہ ضرور تیار کر رہا تھا، مگر سوال یہ تھا کہ یہ دوا وہ کس کے لیے تیار کر رہا تھا؟ ماریا چپکے سے ایک طرف ہٹ کر کھڑی ہو گئی اور پراسرار انسان کو دیکھتی رہی کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ دوائی مرتبان میں ابل رہی تھی، اب اس میں سے بھاپ کے میلے کچلے رنگ کے مرغولے سے اٹھنے لگے تھے۔ پراسرار انسان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ پھر اس نے مرتبان کے نیچے آنکھ بند کر دی۔ مرتبان میں سے شیشے کی ایک نلکی کے ذریعے اس نے دوائی نکال کر ایک شیشے کے گلاس میں انڈیل لی۔ یہ دوائی سیاہ رنگ کی تھی اور اس میں سے بھاپ نکل رہی تھی۔ پراسرار انسان دیر تک اس گلاس کو تکتا رہا۔ اس کے چہرے پر بڑی پراسرار مسکراہٹ آ گئی۔ اس مسکراہٹ میں ایک شیطانی چمک بھی نمودار ہو رہی تھی۔ پراسرار انسان نے میز پر سے ایک گول چھوٹا سا آئینہ اٹھا کر اپنے سامنے رکھ لیا اور اس میں سے غور سے اپنی شکل دیکھنے کے بعد دوائی کا گلاس تھام کر منہ سے لگایا اور پھر اسے ایک ہی گھونٹ میں غٹا غٹ پی گیا۔ دوائی پی کر اس نے آنکھیں میچ لیں اور دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ لیا۔ معلوم ہوتا تھا کہ دوائی کا ذائقہ انتہائی بد مزہ تھا۔ وہ دیر تک ہاتھوں میں پکڑے ہوئے سر کو دائیں بائیں ہلاتا رہا، پھر اس نے ہاتھ کھول لیا اور ٹکٹکی باندھ کر آئینے میں تکنا شروع کر دیا۔ ماریا بھی اسے غور سے تک رہی تھی کہ یہ شخص کس قسم کا تجربہ کرنے والا ہے اور اس نے جو کالے رنگ کی بد مزہ دوائی پی ہے اس کا اس پر کیا اثر ہونے والا تھا۔ دوائی کا اثر اب ظاہر ہونا شروع ہو گیا۔ ماریا نے دیکھا کہ پراسرار انسان کے چہرے پر چھوٹے چھوٹے سیاہ بال ابھرنا شروع ہو گئے۔ اس کی آنکھیں دائیں بائیں کنپٹیوں کی جانب کھینچنے لگی ہیں اور دانت بھی کسی بھیڑیے کے دانتوں کی طرح ہونٹوں سے باہر نکل آئے تھے۔ ماتھا کسی بدمانس کی طرح بالوں سے بھر گیا اور چھوٹا ہو گیا۔ ماریا ششدر ہو کر رہ گئی کہ یہ ایک دم دوائی پینے کے بعد انسان سے بھیڑیا کیسے بن رہا ہے۔ اس نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا۔ پراسرار انسان کے ہاتھوں پر بھی لمبے سیاہ بال اگائے تھے اور ناخن لمبے نوکیلے ہو گئے تھے۔ میرے خدا، یہ تو انسان سے بھیڑیا بن گیا ہے۔ پراسرار انسان کا جسم اسی طرح تھا، مگر صرف چہرہ اور ہاتھ کسی بھیڑیے کی طرح ہو گئے تھے۔ آنکھوں میں زرد رنگ کی خونی چمک آ گئی تھی، چہرہ بالکل بھیڑیے جیسا ہو گیا تھا۔ اس نے دانت نکال کر 2-3 بار منہ سے غراہٹ کی آواز نکالی اور ہیٹ اٹھا کر سر پر رکھ لیا۔ ہاتھوں کو دستانوں سے ڈھانپ لیا اور آنکھوں پر سیاہ اینک لگا کر گردن کے گرد گرم چوڑا مفلر لپیٹ لیا۔ اب اس کی تقریباً ساری شکل چھپ گئی تھی اور کوئی دور سے دیکھنے پر معلوم نہیں کر سکتا تھا کہ یہ ایک بھیڑیے کی شکل ہے، تا وقتے کہ وہ اس کے قریب آ کر نہ دیکھے۔ پراسرار انسان بھیڑیا بن کر دروازے کی جانب بڑھا۔ وہ برآمدے میں آ کر رک گیا۔ ماریا بھی باہر نکل چکی تھی۔ اس کا کمرہ وہاں سے زیادہ دور نہیں تھا، مگر ماریا یہ معلوم کرنا چاہتی تھی کہ یہ بھیڑیا انسان یہاں سے کہاں جاتا ہے۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ قلعے کے دروازے سے نکل کر پراسرار انسان کچی سڑک پر سے ہوتا ہوا بڑی سڑک پر آ کر رک گیا۔ ماریا بھی قریبی کھڑی ہو گئی۔ اسے دور سے کسی بگی کے گھوڑوں کی ٹاپیں سنائی دی۔ شاید پراسرار انسان بھی اسی آواز کو سن کر رک گیا تھا۔ ماریا نے دیکھا دور سے ایک چھوٹی سی بگی چلی آ رہی تھی جس کے آگے 2 گھوڑے جتے ہوئے تھے۔ پراسرار انسان نے چھڑی والا ہاتھ اوپر اٹھا دیا۔ وہ سڑک کے درمیان میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ بگی کے کوچوان نے ہو کی آواز کے ساتھ گھوڑوں کی باگیں کھینچ لیں۔
बग्गी रुक गई। कोचवान ने देखा कि एक मुंह सर ढांपे हुए पुरस्कार आदमी उसकी तरफ बढ़ रहा है। उसने रौब से कहा, कौन हो तुम, क्या चाहते हो? उसके जवाब में पुरस्कार इंसान ने जेब से छुरी निकालकर कोचवान के सीने में घोंप दी। छुरी सीधी जाकर दिल में लगी और बेचारा कोचवान आह किए बगैर जमीन पर लुढ़क कर गिरा और मर गया। बग्गी चारों तरफ से बंद डिब्बे की तरह थी। पुरस्कार इंसान ने दरवाज़ा खोलकर झांका। अंदर कोई मुसाफिर नहीं था। वो बग्गी के ऊपर चढ़कर बैठ गया। उसने घोड़ों की बागें थामकर चाबक लहराई, घोड़ों पर बरसाई और घोड़े पहले तो सीधे खड़े हो गए, फिर सड़क पर तेजी से भागने लगे। मारिया इसी असना में बग्गी के अंदर दाखिल हो गई। बग्गी सड़क पर बड़ी तेजी से हिचकोले खाती भागी जा रही थी। खुदा मालूम ये पुरस्कार इंसान कहाँ जाना चाहता था। यही मालूम करने के लिए मारिया बग्गी में सवार हो गई। उसे अफसोस था कि वो बेगुनाह कोचवान को मौत के मुंह से न बचा सकी। इस जालिम पुरस्कार इंसान ने पलक झपकते में उस बेचारे को हिला कर डाला था। ये बड़ा ही कोई खूनी इंसान बल्कि वहशी जानवर नुमा इंसान था। बग्गी अब बस्ती की सड़क पर दौड़ती बस्ती से भी आगे निकल गई थी। मारिया ने खिड़की के पर्दे हटाकर बाहर देखा। रात गहरी तारीख थी। आसमान बादलों में छुपा हुआ था और आसमान पर हल्की हल्की बिजली चमक रही थी। ये बारिश के आसार थे। बग्गी अब शहर के मज़ाफ़ात में आ गई। दूर मकानों में सन्नाटा तारी था। कहीं भी कोई रोशनी नहीं हो रही थी। सिर्फ एक जगह किसी मकान के रोशनदान में हल्की सी रोशनी झिलमिला रही थी। बग्गी एक चक्कर काटकर छोटे से टीले पर चढ़ने लगी। टीले से उतरकर वो एक पुराने एक मंजिला मकान के सामने पहुंचकर रुक गई। उस मकान की दीवारों को जंगली बेलों की शाखों ने छुपा रखा था। एक खिड़की में रोशनी हो रही थी। पुरस्कार इंसान ने बग्गी से उतरकर अपने काले लिबादे को अच्छी तरह से दुरुस्त किया, सर पर हैट जमाया, गले के गिर्द मफलर लपेटा और मकान में दाखिल हो गया। मारिया भी उसके पीछे पीछे थी। मकान अंदर से तंग तंग था। एक डेवड़ी में से गुजरकर छोटा सा सहन आ गया जिसमें एक पुराना सा तालाब बना हुआ था। तालाब खुश्क था और उसमें झाड़ियाँ उगी थी। एक सीढ़ी ऊपर को जा रही थी। पुरस्कार इंसान उस सीढ़ी पर से होकर एक बरामदे में आ गया। फिर उसने जेब से चाबी निकालकर कमरे का पुराना दरवाज़ा खोला। चरचराहट की आवाज़ के साथ किवाड़ खुल गए। अंदर एक जगह मेज़ पर बड़ी सी मोमबत्ती जल रही थी। दीवार के साथ पुराना सोफ़ा लगा था। एक पलंग बिछा था जिस पर गर्म लिहाफ पड़ा था। इस लिहाफ में एक खूबसूरत चेहरे वाली नाजुक सी औरत सो रही थी। वो किवाड़ खुलने की आवाज़ सुनकर जाग उठी थी और अब उठकर दहशतज़दा आंखों से आने वाले भेड़िया इंसान को तक रही थी। पुरस्कार इंसान ने दरवाज़ा बंद करके दीवार के कील पर हैट रखा, मफलर लटकाया और कोट और लिबादा उतारकर मेज़ पर रखा। अब उसकी शक्ल पूरी भेड़िए की थी और मोमबत्ती की रोशनी में बड़ी डरावनी नजर आ रही थी। खूबसूरत औरत का रंग जर्द पड़ गया। उसके चेहरे पर कमज़ोरी और बेबसी के आसार थे। ऐसे लगता था कि वो इस जालिम इंसान के आगे बेबस है और इसी बेबसी में उसका इंतज़ार कर रही थी। पुरस्कार इंसान कदम कदम चलता औरत के पास आ गया। औरत ने हाथ जोड़ दिए। उसके होंठ कँपा रहे थे। उसने अपनी नीली नीली खूबसूरत आंखें बंद कर लीं। पुरस्कार इंसान ने पलंग के नीचे हाथ डालकर एक चाबक निकाली और उसे लहराकर ज़ोर ज़ोर से औरत के जिस्म पर बरसाना शुरू कर दिया। औरत की चीखें निकल गईं। दोस्तों, ये कहानी जारी है। इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिज़ा कीजिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।